तो आज हम लोग पॉलीमर्स को वन शॉट वीडियो में ख़त्म करेंगे। नीट हो या फिर जेई, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर कंप्लीटली हम एनसीईआरटी बेस्ड को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम पॉलीमर बोलते किसको हैं, तो पॉलीमर जो टर्म है वो हम यूज करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के लिए जिसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है। वो 10⁻³ टू दी 10⁻7 U होता है। तो पॉलीमर्स टर्म जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। अब देखिए कि हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स। तो सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कहने का मतलब ही है कि नेचर से जितने पॉलीमर हमको मिले वो फाउंड होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। जो मेन बात है इसका एग्जांपल्स कि प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च। आपसे ऑप्शन में देकर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये तीनों एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहने का मतलब कि कुछ ह्यूमन का मिक्सिंग और कुछ नेचर, दोनों को मिलाकर जो पॉलीमर बनता है उसको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज ए सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रेयन भी बोल सकते हैं, और दूसरा है कि सेलुलोज नाइट्रेट। तो सिंपल याद रख सकते हैं कि सेलुलोज एसीटेट और दूसरा सेलुलोज नाइट्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर जो कि कंप्लीटली ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर जिसमें नायलॉन 66 अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और सिंथेटिक रबर जो कि एग्जाम्पल है ब्यूनाएस। तो सिंथेटिक पॉलीमर में भी तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर। तो ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन और इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा पीवीसी, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। पीवीसी को हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीवीसी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, लीनियर पॉलीमर के। अब दूसरा देखिए कि ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो दिस पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन हैविंग सब ब्रांचेस। देखो लीनियर चेन में कहीं कहीं से ब्रांच निकले हुए हैं, कहीं कहीं से ब्रांच निकले हुए हैं, लेकिन ये ब्रांच दोनों को सटाना नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा देखिए क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो जो ब्रांच निकला हुआ है वो नीचे जाके दूसरे वाले से कनेक्टेड हो जाता है, इसी को हम क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। लिखा हुआ है कि दिस आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, बेकलाइट और मेलामाइन। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन की में कि बेकलाइट और मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है। तो हम बता सकते हैं सिंपली कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्रॉस लिंक्ड या फिर जिसको हम नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है, और सबसे पहला है हमारा एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर होता क्या है कि ऐसा पॉलीमर जो कि फॉर्म्ड किया जाता है रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका जो दो टाइप होता है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट है। तो होमोपॉलीमर होता क्या है, तो ऐसा पॉलीमर जिसको हम फॉर्म करते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पेसीज। तो कोई ऐसा पॉलीमर जिसको सिंगल मोनोमेरिक स्पेसीज के पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉलीथीन फॉर्म कैसे होता है, तो इथीन का जब आप पॉलीमराइजेशन कराइएगा तो हमारा पॉलीथीन फॉर्म हो जाता है। इथीन का जब हम कराएंगे तो हमारा पॉलीथीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये एग्जांपल ऐसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो होमोपॉलीमर। अब देखिए दूसरा है कोपॉलीमर होगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं, कोपॉलीमर, ये पूरा काट दीजिएगा, कोपॉलीमर होगा। ठीक है, तो कोपॉलीमर कैसे फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है टू डिफरेंट मोनोमर्स। अगर हम दो डिफरेंट मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन कराएं तो हमारा ये कोपॉलीमर्स फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल है ब्यूना एस ब्यूनाइन। ठीक है, ब्यूना एस एंड ब्यूनाइन आर द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। अब देखिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसका
ब्यूना एन का स्ट्रक्चर, ब्यूना एस का स्ट्रक्चर जस्ट उसके बाद तो हम लोग यहीं पे सीख लेते हैं, ब्यूना एन का आगे सीखेंगे। तो ये है ब्यूट, सॉरी 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए 4 कार्बन है और पहले और तीसरे कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये है हमारा स्टीरीन। तो जब हम ब्यूटाडाइन को एडिशन करवाते हैं किसके साथ, स्टीरीन के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, ब्यूना एस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हम कैसे बना सकते हैं इस ब्यूना एस को। तो हम बोलेंगे कि ब्यूटाडाइन को साथ में स्टीरीन को अगर हम एडिशन कराएं तो ये हमारा फॉर्म होता है ब्यूना एस। और ये ब्यूना एस एग्जाम्पल किसका है, तो कोपॉलीमर का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। तो द कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। और इसका एग्जांपल है नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 और टर्लीन, जिसको हम डेक्रॉन के भी नाम से जानते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर के हैं या फिर कोपॉलीमर के हैं या फिर होमोपॉलीमर के हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, टर्लीन और डेक्रॉन। तो नायलॉन 6 का हम देखते हैं कि कैसे बनता है नायलॉन 6। तो देखिए हेक्सामिथिलीन डाईअमीन है, ये 4 कार्बन है और डाईअमाइन है, तो हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन हो गया। यहाँ पे 6 होगा तभी तो इसका नाम हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन पड़ा है। ठीक है, ये 4 नहीं होगा, 6 होगा। साथ में हमारा है यहाँ पे एडिपिक एसिड। ठीक है, तो हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन साथ में हमारा एडिपिक एसिड, जिससे हमारा बनता है नायलॉन 6,6। ध्यान से देखिए, अगर तो यहाँ से एक H हटा देना है, एक OH हटा देना है और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो NHCH2 NH, फिर यहाँ से भी एक H हटाइए, यहाँ से एक OH हटा दीजिए, बस लग जाएगा। फिर से क्लियर से देखते हैं इसको। देखिए नायलॉन 6,6 में हेक्सामिथिलीन डाईअमाइन हो गया, ठीक है, साथ में एडिपिक एसिड हो गया। एक H यहाँ से निकालिए, OH यहाँ से निकालिए, फिर एक H यहाँ से निकालिए, एक OH यहाँ से निकालिए, बाकी जैसा का तैसा लिख देंगे तो नायलॉन 6,6 हमारा फॉर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहला है इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स का हम केवल और केवल एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलास्टोमर्स में कौन कौन से आते हैं एलिमेंट, तो ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया और नियोप्रीन हो गया। अब देखिए नियोप्रीन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में वहीं पे दिया है तो हम लोग सीख लेते हैं। देखिए CH2 CCl डबल बॉन्ड CCH2। ठीक है, तो ये नियोप्रीन का स्ट्रक्चर है और ये एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं नियोप्रीन का स्ट्रक्चर। और नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल है ये भी पूछे जाते हैं, तो ये इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि दूसरा है हमारा फाइबर्स का एग्जाम्पल। तो फाइबर्स में हमारा 2 इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में दिया है, एक पॉलीअमाइड्स और दूसरा पॉलिस्टर। पॉलीअमाइड्स को हम नायलॉन 6,6 बोल रहे हैं, मतलब पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 6,6 भी आता है, और पॉलिस्टर में टर्लीन, जिसका एक और नाम है डेक्रॉन, DACRON। और ये एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं कि टर्लीन इज ऑल्सो नोन एज, तो डेक्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन और तीसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है, पीछे भी देखें हम लोग। अब देखिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में हम केवल और केवल एग्जाम्पल देखेंगे, जिसका पहला एग्जाम्पल है बेकलाइट, दूसरा है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। अब देखिए बेकलाइट का ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर बेकलाइट का है और ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल है, फेनॉल बना लीजिए दोनों तरफ और एक CH2 इसके बगल वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए और ये भी बगल वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए, दोनों जगह CH2। तो एक फेनॉल दूसरे फेनॉल से CH2 के से कनेक्टेड होता है, फिर आप यहाँ पे भी एक और फेनॉल बनाएंगे तो ये भी CH2 से कनेक्टेड होगा, जो कि यहाँ है। तो बैकलाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, 2 फेनॉल बनाइए, बीच में एक CH2 बना दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फेनॉल बनाइए, ऑर्थो पोजीशन पे CH2 लगाइए, दोनों पे हो गया बैकलाइट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं, तो पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि अगर हम इथीन को ट्रीट करते हैं या फिर बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारा पॉलीथीन फॉर्म हो जाता है।
तो वही ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर। अब प्रेशर यहाँ पे हाई होना चाहिए और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। तो प्रेशर कितना रेंज होता है 1000 to 2000 atm और टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होगा वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और इसका यूज क्या है, तो यूज होता है मेकिंग इन स्क्वीज ऑफ बॉटल्स टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप। ये भी पूछा जाता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, या फिर टॉयज बनाने के लिए किस डेंसिटी का पॉलीथीन का हम यूज करते हैं, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का हम यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर कैटलिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है जिगलर कैटलिस्ट। ये पूछा जाएगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो जिगलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बकेट्स डस्टबिन एंड बॉटल्स पाइप। ये इसके हम डस्टबिन बनाने में, बॉटल्स बनाने में या फिर बकेट्स बनाने में यूज करते हैं। आगे देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हम टेल्फॉन के भी नाम से जानते हैं। तो अगर हम टेट्राफ्लोरोइथीन को पर सल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे हीट करेंगे तो हमारा फ्लोरोइथीन फॉर्म हो जाएगा, टेल्फॉन फॉर्म हो जाएगा। फिर से सुनिए कि अगर हम ये टेट्राफ्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम कैटलिस्ट, वो भी कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए, पर सल्फेट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे जब हम ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, टेल्फॉन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब टेल्फॉन का भी स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब देखिए टेल्फॉन की प्रॉपर्टीज। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि नॉन स्टिकी सरफेस यूटेंसिल्स बनाने के लिए ये यूज होता है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नॉन स्टिकी सरफेस बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, तो हम बता देंगे कि टेल्फॉन यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा पॉली एक्रायोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो पॉली एक्रायोनाइट्राइल को जब हम बनाएंगे तो इसमें एक्रायोनाइट्राइल का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, H2O2 मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, तो हमारा ये पॉली एक्रायोनाइट्राइल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इसके कुछ और बात देख लेते हैं। तो ये क्यों कब यूज किया जाता है, तो इट इज़ यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज अ ऑर्लॉन और एक्रिलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ टर्लीन को हम डेक्रॉन के भी नाम से जानते हैं, पहले बता चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम इथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इथेन 1,2 डायल। पहले पे भी OH ग्रुप लगा, दूसरे पे भी OH ग्रुप लगा, पहले कार्बन पे भी OH, दूसरे कार्बन पे भी OH, तो हम इसको बोल सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2 डायल। और साथ में हमारा है टेरिप्थेलिक एसिड, इसको हम टेरिप्थेलिक एसिड बोलते हैं, या फिर बेंजीन के पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम आपस में ट्रीट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टर्लीन या फिर डेक्रॉन। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। यहाँ अगर हम टर्लीन बनाना है या फिर डेक्रॉन बनाना है तो हमको इथेन 1,2 डायोल या उसके साथ हमको बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या ये भी बोल सकते हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में टेरिप्थेलिक एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे तो हमारा टर्लीन या फिर डेक्रॉन फॉर्म होगा। अब देखिए कि नायलॉन, प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन में नायलॉन 6 था, पहला NCERT में दिया हुआ, जिसको हम लोग पहले ही कर लिए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट नायलॉन 6 से शुरुआत कर रहे हैं। तो नायलॉन 6 में क्या है कि अगर हम कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे, ठीक है, कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं इसको तो हमारा ये फॉर्म हो जाता है नायलॉन 6। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, जिसके पास एक कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O है और बाकी के पास हाइड्रोजन है, तो बस इसी को अलग अलग करके लिख दिया है, ये C डबल बॉन्ड O और CH2 वाला पार्ट अलग और NH वाला पार्ट अलग। यही था नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर। अब देखिए कि हम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को कैसे बनाते हैं। तो मेलामाइन को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा ये पॉलीमर बन जाता है। अगर हम मेलामाइन, ये स्ट्रक्चर है मेलामाइन का, अगर इसको हम फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा मेलामाइन
पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये था मेलामाइन का बात। अब देखिए कि कोपॉलीमराइजेशन हम किसको बोलते हैं। तो कोपॉलीमराइजेशन में एक से ज़्यादा मोनोमर स्पेसीज आपस में पॉलीमराइज करके कोपॉलीमर बना देते हैं, और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है ब्यूटाडाइन स्टीरीन कोपॉलीमर। जो बनता कैसे है, तो एक ब्यूटाडाइन ले लीजिए और साथ में स्टीरीन ले लेंगे तो हमारा ब्यूटाडाइन स्टीरीन कोपॉलीमर बनेगा। तो ये एग्जांपल उसी का हो गया ना, क्योंकि कोपॉलीमराइजेशन में हम बोले थे कि एक से ज़्यादा मोनोमर स्पेसीज पोलोमराइज करके कोपॉलीमर बनाते हैं। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमारा ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ये साथ में स्टीरीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये उससे प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म हुआ वो है। ठीक है, अब देखिए कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में समझे तो इसमें सल्फर का लिंकेज होता है। क्यों सल्फर का लिंकेज होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नेचुरल रबर जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है और लो टेम्परेचर पे हार्ड हो जाता है। ब्रिटल कहने का मतलब कि हार्ड। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यूज करते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो देखिए कि दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर एट अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 515 केल्विन। तो इस प्रोसेस में हम रॉ मिक्सचर को सल्फर के साथ हीट करते हैं एट टेम्परेचर 373 टू 450 केल्विन। तो वल्कनाइजेशन ऑफ सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एंड द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड, दस रबर गेट स्टिफेंड। तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल शब्दों में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को समझना है तो सल्फर का लिंकेज होता है। और जो पूछा जाता है कि मेन पार्ट कि क्यों होता है, तो जो नेचुरल रबर है वो हार्ड हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है और लो टेम्परेचर पे हमारा जो है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि नियोप्रीन की बात कर रहे हैं हम लोग। नियोप्रीन जो है वो हमारा एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबर का। जो फॉर्म कैसे होता है, तो क्लोरोप्रीन, इस क्लोरोप्रीन को अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएं तो हमारा नियोप्रीन फॉर्म होता है। इस क्लोरोप्रीन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका नाम क्या दिख रहा है कि 2 पे क्लोरो लगा है और 1 पे और 3 पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 हैं, मतलब 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये भी हम बोल सकते हैं इसको, क्लोरोप्रीन को 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन को जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो हमारा नियोप्रीन फॉर्म होगा। अच्छा, डिफरेंस देखिए इस स्ट्रक्चर में कि पहले जो हमारा 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन था जिसको हम क्लोरोप्रीन बोल रहे हैं, उसमें पहले पे और तीसरे पे दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और इस दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को हटा देना है और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा नियोप्रीन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिंथेटिक पॉलीमर का, एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कि इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट एंड गैस्केट एंड हॉसेज। ये भी ध्यान रखिएगा कि नियोप्रीन को जनरली हम कन्वेयर बेल्ट्स को मैन्युफैक्चर कराने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है कि इट हैज़ सुपेरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए कि ब्यूना एन क्या है। तो ब्यूना एस तो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। ब्यूना एन कैसे फॉर्म होता है, तो ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन को साथ में एक्रायोनाइट्राइल को जब हम को पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारा ब्यूना एन फॉर्म होता है। फिर से सुनिए कि ब्यूना एन हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन और साथ में एक्रायोनाइट्राइल का जब हम को पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारा ब्यूना एन फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल ल्यूब्रिकेंट ऑयल, और दूसरा है कि इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स टैंक लाइनिंग etc। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है PHBB। तो PHBB कैसे फॉर्म होता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, ये ब्यूटेनोइक एसिड से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मिसिंग हो गया है कि यहाँ OH होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, तो वो हमारा मिसप्रिंट था, OH नहीं लगाया हुआ था। तो ये PHBB फॉर्म कैसे होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और साथ में 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड के दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे
तो हमारा PHB भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐड करके याद रखने का हम ट्रिक था। सिंपली अगर समझे हम तो कोपोलिमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और साथ में 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ हमारा PHBB का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।